गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से C3 इंस्टीट्यूट में। तो कल हमारी बात चल रही थी जो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो बुक है उससे रिलेटेड आपका जो आखिरी यूनिट थी, तीसरी यूनिट, उसके अंदर आपका कैश फ्लो फंड फ्लो मैंने आपको बताए थे ना। और एक आपका जो बोला था कि 6 चैप्टर है वो उसके साथ ही कनेक्ट होता है, तो वो आप चाहो तो आप कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट वो एक एज ए मैनेजमेंट अकाउंट का ही पार्ट है। आपको स्टार्टिंग में याद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप्स बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर। आप अगर उस वीडियो में ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो उसमें मैंने आपको टाइप बताया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कितने टाइप्स थे, और उसी के हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको उसमें सारी डिटेल लिखनी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फंड फ्लो कैश फ्लो की। अब आप ये सोच रहे हैं कि भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट सर थ्योरी तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर फंड फ्लो कैश फ्लो यूनिट मान लीजिए, ये मैं क्यों करवा रहा हूं आपको, क्योंकि अगर बाय चांस क्या होता है कि बच्चा पहले यूनिट से आप एक ही क्वेश्चन कर पाते हो, दो नहीं कर पाए, सेकंड में भी अगर ऐसा हुआ कि आप एक ही कर पाए, दो ना कर पाए, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? थर्ड यूनिट बचा। अब थर्ड यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप दोनों के दोनों क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 3 लेसन है, 3 में से 2 पक्के करके जाओ तो 2 क्वेश्चन आपके पूरे अटेम्प्ट है ना, चाहे उसमें से थ्योरी आए चाहे प्रैक्टिकल आए, आप लोग आराम से कर सकते हो। चलिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग यही करिए, जो मैं आपको लिखवाता हूं, जो आपको करवाया जाता है, वो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखिए, क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपके 15 नंबर का सम उतनी जल्दी होगा। थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जितने आप लिखोगे आपके 3 घंटे का पेपर जो है आपकी स्पीड बढ़ाएगा, क्योंकि आपकी कई बच्चों की स्पीड कम होती है, 3 घंटे में वो इतना नहीं लिख पाते हैं। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूं, 3 घंटे में अगर आपको इतना बड़ा पेपर 80 नंबर का पूरा करना है, तो आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आप थ्योरी को लिखकर देखिए कि पेपर में आप उसको कैसे लिखोगे, फिर आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो याद होने लग जाएगी। ओके, और मैंने देखा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब देखने लग चुके हैं, और बहुत अच्छी बात है कि वीडियो को लोग पसंद भी कर रहे हैं कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, तो और भी बच्चे इससे जुड़ रहे हैं। तो मेरे यही सभी से रिक्वेस्ट है कि C3 इंस्टीट्यूट को आपकी जितने भी हेल्प हो सके आप अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं आज कैश फ्लो स्टेटमेंट की। आज 10 मिनट 15 मिनट लास्ट लगेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर आपका कवर ही हो जाएगा। आप ये खुद सोच के हैरान हो कि सर इतनी जल्दी कैश फ्लो, हमने तो पूरी बुक देख ली, 80 पता नहीं 50 100 पेज हैं सर, 100 पेज 80 पेज है, और एक दिन में आप कह रहे हो कि सर 15 मिनट में कैश फ्लो करवा दोगे। तो आप C3 इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखिए, जो आपको करवाया जा रहा है ना वो आपके लिए सॉलिड से सॉलिड यानी बढ़िया से बढ़िया आपको समझ में आ भी रहा है, और आपको ये चीज बढ़िया से बढ़िया आपके लिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी हो रही है ना, तो आपको इसका बेनिफिट भी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, जो कभी आप +2 में नहीं देख पाए, जो ग्रेजुएशन के अंदर आप कॉलेज की क्लासों में नहीं अटेंड कर पाए किसी कारणवश, आज यहां देखेंगे। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू करेंगे। तो आपको कल मैंने याद है इंट्रोडक्शन दिया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि 3 एक्टिविटियां हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी है, और मैंने आपको यह भी कहा था कि उनमें कौन कौन सी ट्रीटमेंट होती है। तो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, कोई भी एक्सपेंसेस हैं, कोई भी प्रॉफिट है, इनकम है, लॉसेस हैं, सारे ऑपरेटिंग के अंदर चार्ज करेंगे। जितने भी लॉस हैं वो ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, जितने भी प्रॉफिट है ऑपरेटिंग में लेस कर देंगे। अब परफॉर्मेंस तो आप सोच रहे हो सर बुक में भी है, लेकिन बुक में वो चीज आप समझ के करते हो एक तो, और एक आप रट रहे हो, तो रटने वाली चीज आप भूल जाओगे। तो आज आप यहां समझिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये सब कैसे होता है। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले आप बच्चा लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट दी हुई मिलेगी, उस बैलेंस शीट के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर करंट ईयर दे रखा है या प्रीवियस ईयर दे रखा है। कई बार अपोजिट होते हैं, ऊपर पहले करंट ईयर या प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस ईयर करंट ईयर, तो आपको नेट प्रॉफिट का अंदाजा तो लग ही जाएगा ना। पिछले साल की तुलना इस साल से करनी है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट की तुलना यानी कंपेयर करना है किसके साथ? करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना है। अगर वो बढ़ा है तो प्रॉफिट है, अगर वो घटा है तो
लॉस है, और लॉस के लिए क्या आता है, ब्रैकेट का साइन, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। बात समझ में आई। और दूसरी बात, प्रॉफिट में टैक्स जुड़ता है, लॉस में टैक्स नहीं जुड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे प्रॉफिट प्लस टैक्स, टैक्स करंट ईयर का लेना है, ओके, यहां पे प्रॉफिट लिख देंगे। अब आपको मैं टैक्स से रिलेटेड 3 बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, अगर आपको पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, सिंपल कह रखा है टैक्स, तो वही उसके अंदर ऐड कर देंगे और लास्ट में, ऑपरेटिंग के लास्ट में उसी टैक्स को माइनस कर देंगे, ओके। दूसरी बात, अगर टैक्स आपको ऊपर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर 2 दे रखे हैं, तो प्रॉफिट की तरह गलती मत करना बच्चा कि डिफरेंस लेना है, नहीं, ऊपर जो प्रॉफिट में टैक्स जोड़ रहे हो वो जुड़ेगा करंट ईयर का। किसका जुड़ेगा, करंट ईयर का। और ऑपरेटिंग में जो आप नीचे माइनस करोगे वो प्रीवियस ईयर का माइनस होगा। किसका माइनस होगा, प्रीवियस ईयर का माइनस होगा। क्लियर। नंबर 3, आपको अंदर भी टैक्स दे रखा होगा, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, बाहर भी टैक्स दे रखा होगा, तो उसके अंदर आपका जो टैक्स होगा, एक तो बाहर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर या तो होगा मेड टैक्स और या होगा पेड टैक्स, 2 होंगे, या तो मेड होगा और या फिर क्या होगा, पेड होगा। अगर मेड दे रखा है तो आप पेड निकालोगे और पेड दे रखा है तो उसे क्या निकालोगे, मेड निकालोगे। बात समझ में आई ना आप लोगों को, ये करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टैक्स एक ऊपर जुड़ता है और एक टैक्स नीचे माइनस हो जाता है, ओके। तो पहली बात समझ में आई कि टैक्स के बारे में कुछ ना, और सिंपल टैक्स दे रखा है तो वही जुड़ेगा और नीचे वही घटेगा। सेकंड, अगर टैक्स आपको ऊपर बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर करंट ईयर के दे रखे हैं तो ऊपर करंट ईयर का जुड़ेगा और नीचे प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा, माइनस होएगा। तीसरा, अंदर अगर बैलेंस शीट में टैक्स दे रखा है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, और बाहर आपको दे रखा हो मेड या पेड, समझ रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर मेड दे रखा है तो पेड निकालोगे, पेड दे रखा है तो मेड निकालोगे, और साथ ही साथ आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्या बनाओगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहां मैं बना देता हूं आपके लिए बीच में, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाइए। अब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसके अंदर आपको ये बताया कि ये जो प्रोविजन होता है ये आपकी लायबिलिटी होती है या एसेट होती है, ये आपकी लायबिलिटी होती है। अगर क्वेश्चन में ध्यान ना हो तो भी बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे प्रोविजन जहां हो वो लायबिलिटी साइड ही मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग टर्म हो, ओके। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले जो लायबिलिटी होता है उसका बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्रेडिट में जाता है, और यहां पे कौन सा बैलेंस आता है, सीडी बैलेंस यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट का। यहां पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहां लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। जितने भी लायबिलिटी अकाउंट बनेंगे, प्रोविजन के बनो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनो, प्रोविजन फॉर टैक्स बने, बीडी आएगा क्रेडिट में, सीडी कहां आएगा, डेबिट के अंदर आएगा, ओके। अब हम बात करते हैं मेड और पेड की। अगर आपको क्या दे रखा हो, मेड, तो क्या निकालना है, पेड निकालना है। अगर आपको दे रखा हो पेड तो क्या निकालना है बच्चा, मेड निकालना है। क्या निकालना है, मेड निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको पेड दे रखा है, पेड का मतलब क्या होता है, पेमेंट करना, तो टू बैंक के नाम से डेबिट में लिखेंगे, पेड को कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। यहां करने के बाद जो आएगा वो आपका मेड निकलेगा, जिसको हम कहेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या निकल के आ गया, ये आपका बच्चा मेड निकल के आ गया, आ गया। और अगर मेड दे रखा है, ये वाला अगर मेड दे रखा है तो क्रेडिट में लिखोगे तो क्या निकल के आएगा, पेड निकल के आएगा, आ गया। बस इतना याद रखना, बीडी और सीडी, बीडी और सीडी कहां मिलेंगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर,
ये चीज है आपकी प्रीवियस ईयर में और ये चीज आपकी क्या है, करंट ईयर में। ये चीज समझ में आई आप लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि इनको टैक्स को मुझे जोड़ना है। यहां मैंने करंट ईयर लिखा, लेकिन तीसरे केस में प्रीवियस ईयर करंट ईयर का टैक्स है और बाहर है आपको पेड या मेड, ये आपने निकाल लिया। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि इसमें मैं जोड़ू कौन सा और घटाऊं कौन सा, तो बिल्कुल सिंपल है, एक रूल याद रखना, बिल्कुल आसान सा शॉर्टकट बता रहा हूं। माइनस वाली कोई चीज है उसे आप क्या करोगे, डेबिट, प्लस वाली चीज को क्या करोगे, क्रेडिट। अब इसको उल्टा पढ़ो, डेबिट वाला क्या होता है, माइनस, क्रेडिट वाला क्या होता है, प्लस। यानी मेड जो है, यानी क्रेडिट वाला मेड है, तो मेड क्या होगा यहाँ पे, प्लस। तो ये वाला जो होगा, जो इसमें टैक्स ऐड होगा, वो मेड वाला होता है। कौन सा होता है, मेड वाला। डेबिट वाला माइनस, डेबिट में कौन सा है, टू बैंक, पेड है, तो ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस होगा। क्या होगा, ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये टैक्स की चीज समझ में आई तीनों की तीनों। आपके जो जो मैं बीच में अकाउंट बना के सिखा रहा हूं, जो जो इससे रिलेटेड बता रहा हूं, वो क्वेश्चन के अंदर बाहर आपको पक्का एक क्वेश्चन ऐसा एग्जांपल मिलता ही मिलता है। तो जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं वो आप याद करते रहिए, साथ में कॉपी पेन लेकर लिखते भी रहिए, ताकि आपको ध्यान भी रहे कि ये कैसे होता है। समझ रहे हैं। तो कल मैंने आपको कुछ आइडिया दिया था कि आपको क्या करना है, सिर्फ मेरी क्लास को 15-20 मिनट देखना है, इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते रहना है और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, लाइक करते रहना है। करोगे तो जितना आप करोगे उतना आप ही को फायदा होगा, और जितना आप लोग मुझे बताओगे कि भी हमें समझ में आ रहा है, उतना आप लोगों के लिए और भी इंप्रूवमेंट के साथ आपकी क्लास से आपको मिलती रहेगी ना। तो साथ में आपको मैंने ये भी कहा था कि जब भी आपको टाइम हो तो 20 मिनट 25 मिनट सिर्फ आपको अपने ईयरबड लगाइए, फोन के साथ कनेक्ट कीजिए और साथ ही साथ परफॉर्मे को कंप्लीटली याद कीजिए, तो आपको सही समझ में आएगा कि सर ने क्या बोला था। ओके चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। प्रॉफिट प्लस टैक्स हो गया। अब उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस, इसके अंदर आपको अच्छी तरह से पता है, ऐड करना है जो प्रॉफिट निकालने के लिए। अभी तो नेट प्रॉफिट निकला नहीं है बच्चा, सिर्फ अभी हमने टैक्स जोड़ा है। बुक में आप देख रहे हो बहुत सारे कुछ हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 4-5 आइटमों को लिखेंगे जो आप लोगों ने पहले भी किया है और अभी भी करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से याद कीजिए। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि सर प्रपोज डिविडेंड तो लिख दिया, लेकिन हम उसमें अमाउंट कौन सी लें। तो याद रखना बच्चा, प्रीवियस ईयर की होती है प्रपोज डिविडेंड, हमेशा प्रीवियस ईयर का इसमें ऐड होता है। और इंटरिम डिविडेंड है वो करंट ईयर का लिया जाता है, ड्यूरिंग द ईयर को करंट ईयर बोलते हैं। करंट ईयर ऐड कर देंगे। साथ ही के इसके अंदर कोई भी रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये आप इसमें ऐड कर दोगे और इसमें से लेस करोगे रिफंड ऑफ टैक्स। क्या लेस करोगे, रिफंड ऑफ टैक्स, ये आप लेस कर दोगे। लेस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा पूरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिर्फ आपको इन्हीं को लेना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको बुक के परफॉर्मे में जरूर दे रखा है, लेकिन जब सम आपके पेपर में आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इससे रिलेटेड ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं होता, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आप करो। ओके, ये प्रॉफिट में आपने ये सब ऐड किया। साथ में आप यहां पे ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन सी होती है, आपको वो अच्छी तरह से पता होना भी चाहिए कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम सर कौन कौन सी होती है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए एक यहां पे आपको लेना है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एक तो ये लोगे आप लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। फिर आप यहां पे लोगे इंटरेस्ट पेड, और ये भी प्रीवियस ईयर का लगता है। किसका लगता है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता रखा हो कि भी इंटरेस्ट किस पे लगता है, तो प्रीवियस ईयर पे लगाओगे। किस पे लगाओगे, प्रीवियस ईयर पे लगाओगे। चलिए अगर आपको कुछ तारीख दे दे कि भी इसमें आपका इंटरेस्ट है 31 मार्च का, और आपको एक दे दे 1 अप्रैल का, तो आप इंटरेस्ट किस किस पे लगाओगे। तो एक बात देखिए, आप खुद सोच के बताइए कि अगर आप किसी को लोन देते हो, किसी को उधार देते हो, तो ब्याज उसके साथ जोड़कर एंडिंग में देते हो ना।
अगर आपने किसी से यानी बैंक वगैरह से लोन लिया 1 अप्रैल को, तो किस्त तो आप 30 मार्च या 30 अप्रैल या अगली मई में दोगे ना। तो मैं वही कह रहा हूं, इसमें जो इंटरेस्ट पेड है वो पूरे ईयर का लगता जरूर है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तारीखें देखनी होती है कि वो किस हिसाब से है। अगर लोन 1 अप्रैल का लिया हुआ है तो इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च का। किसका? 31 मार्च का। और अगर लोन लिया हुआ 31 मार्च का, किसका? 31 मार्च का, तो इंटरेस्ट 1 अप्रैल का ही होगा। किसका होगा? 1 अप्रैल का होगा। ये बात ध्यान रखना, पेपर के अंदर कंफ्यूजन मत करना कि भी सर 1 तारीख आ गई तो इंटरेस्ट किस पे लगाएं, तो बच्चा 31 मार्च पे लगाओगे। ओके, चलिए, ये इंटरेस्ट पेड आया आप लोगों का, कुछ भी ना हो तो प्रीवियस ईयर। उसके बाद एक यहां पे लिखोगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन यहां पे आएगी ड्यूरिंग द ईयर। क्या आएगी? ड्यूरिंग द ईयर। जो भी आपको क्वेश्चन में कहीं भी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर दे रखा हो, वो डेप्रीशिएशन यहां आती है। उसके बाद यहां पे और क्या आता है? 2 आइटम और आती है। एक तो जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, रिटर्न ऑफ खत्म हो गई। मैंने कहा था ना, जितने भी लॉस दे रखे होंगे उनको ऐड करोगे। इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। अब इंटेंजिबल एसेट कौन कौन सी होती है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, माइनिंग राइट्स। समझ रहे हैं? तो ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। क्या होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। उसके अलावा फिक्टिशियस एसेट्स या मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ऐड कर देंगे। ये ऐड होगा सब इसमें। समझ आई? अब सुनिए, ये दोनों चीजें कहां मिलेगी, मेरी बात सुनिए ध्यान से। जो अगर आप लोगों ने कभी भी +2 के अंदर बैलेंस शीट अगर पढ़ी हो, उसमें आइटमों को अगर ध्यान से देखा हो, तो वो आपको वही मिल जाएगी। इंटेंजिबल एसेट्स हैं, मैंने बोला कि लॉस है तो उसे ऐड करोगे। अब इंटेंजिबल एसेट किसका पार्ट होता है? इंटेंजिबल एसेट जो होता है वो किसका पार्ट होता है? फिक्स एसेट के 2 पार्ट होते हैं ना, टेंजिबल, इंटेंजिबल। फिक्स एसेट किसका पार्ट होता है बच्चा? नॉन करंट एसेट का होता है। तो इंटेंजिबल का रिलेशन नॉन करंट से है, और नॉन करंट एसेट से रिलेटेड आइटम मैंने कहा था बढ़ जाए या घट जाए। नॉन करंट एसेट्स कहां लिखते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहां लिखते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। तो सुनिए, इंटेंजिबल एसेट अगर आपकी घट रही है यानी आपको नुकसान हो रहा है, तो उसे ऑपरेटिंग में ऐड करोगे। कहां ऐड करोगे? ऑपरेटिंग में। अगर इंटेंजिबल एसेट आपकी बढ़ रही है, क्या है? बढ़ रही है, तो आपको क्या होगा? फायदा हो गया। अब ये मत सोचिए कि ऑपरेटिंग में इसको मैं माइनस कर दूं, नहीं। इंटेंजिबल एसेट अगर आपकी बढ़े यानी आपका फायदा हो, तो उसे नॉन करंट एसेट ट्रीट करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी पार्ट बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करेंगे? अगर आपकी एसेट बढ़े तो उसे क्या करते हैं? माइनस। तो नॉन करंट एसेट अगर आपकी वहां बढ़ रही है तो उसे माइनस कर देंगे। क्लियर? बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट और मिसलेनियस खर्चे रिटर्न ऑफ। ये होते कौन से हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। समझ में आई बात ये? और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये चीज हमें याद नहीं हो रही, तो शॉर्ट वीडियो में C3 इंस्टीट्यूट की शॉर्ट वीडियो के अंदर जाइए, उसके अंदर आपको बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा मिलेगा। एक है वर्टिकल शेप और एक है हॉरिजॉन्टल शेप। हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको फिक्टिशियस एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, यानी ये होते कौन कौन से हैं वो आपको सब कंप्लीट उसमें मिल जाएगी। ठीक है? आज वीडियो भी जरूर देखिए। वीडियो के अंदर आप जब बैलेंस शीट याद करोगे तो उसके अंदर आपको ये चीज भी याद हो जाएगी, इंटेंजिबल एसेट और कौन कौन सी होती है, और फिक्टिशियस एसेट, मिसलेनियस खर्चे और कौन कौन से होते हैं। बीच बीच में और भी आइटमें आती रहेगी, तो साथ में आप बैलेंस शीट को भी पढ़ते रहना, क्योंकि बैलेंस शीट याद किए बिना आपको इन आइटमों की नॉलेज नहीं हो पाएगी। ओके, चलिए, तो अब हम आगे करते हैं। आगे हमारा जो अगला पार्ट है इसमें लेस करने का, ये आप नोट करो। फिर उसके बाद हम इसको इरेज करके ये ऐड किया। ऐड के बाद ही मैं अगला स्टेप, इसी का अगला स्टेप लेस शुरू करूंगा। आपको यहां क्या करना है?
यहां पे इस प्रॉफिट के अंदर ये आइटम जोड़ोगे, ये जोड़ने के बाद सारा आएगा और ये टोटल ऐड कर दोगे। ऐड किया, इसमें ये ऐड हो गया, यहां पे आप लेस करोगे नॉन फंड आइटम। क्या लेस करोगे? नॉन फंड आइटम्स। ओके, नॉन फंड आइटम लेस करोगे। एक तो लेस होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ओके। एक आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, आ गया इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और साथ में रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, वो तो आता है। अच्छा, एक यहां पे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऐड होगा, क्योंकि डाउटफुल डेब्ट्स आपके नुकसान है, लायबिलिटी है, वो अगर बढ़े, ये आपकी ऐड हो जाएगी, और ये अगर डिक्रीज हो तो माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। डिक्रीज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये लेस कर देंगे। ये लेस करने के बाद आएगा आप लोगों का, आएगा ना, ये ऐड किया आपने और ये लेस किया। हाँ जी स्टूडेंट्स, समझ में आया आप लोगों को? ये आपने जो भी किया था ऊपर वो सारा ऐड किया था। लेस करने के लिए इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड रिसीव और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये लेस होगा, इंक्रीज है वो ऐड होगा। प्रोविजन सारे लायबिलिटी होते हैं, ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन याद रखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑपरेटिंग के अंदर ही ऐड लेस होती है और कहीं नहीं जाती। अब आपने इनको ऐड किया, इनको लेस किया, इनको ऐड और लेस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, ये सब आपने किया, जो आपका आंसर आया ऊपर से ऐड लेस वगैरह करके इसके अंदर आप ऐड करोगे। मैंने कल भी आपको बताया था सारी करंट एसेट यानी ऑपरेटिंग सारा काम, एक्सपेंसेस का, इनकम का, लॉस का, प्रॉफिट का, ये तो करता ही है, साथ के साथ वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी भी लिखता है। लॉस जोड़ोगे, प्रॉफिट घटाओगे, तब आप बताओ लॉस कब होगा? एसेट बढ़े या घटे? एसेट घटे, तो डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो आप इसे लेस करोगे, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लॉस, खर्चे, नुकसान वो ऐड करोगे और प्रॉफिट सारे लेस करोगे। जो मैं आपको ध्यान से सिखा रहा हूं, जो लोग हैं, जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं, वो ध्यान से देखिए और ध्यान से इन चीजों को वेरीफाई कीजिए कि अगर कोई चीज आपको लगता है कि भी सर ने वो चीज गलती से भी गलत बताई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, समझ रहे ना, आप मुझे वो लिखकर बता सकते हैं सर की भी बुक में ये चीज है और आप हमें ये करवा रहे हो, तो आपका उसका भी सॉल्यूशन मैं दूंगा कि भी वो चीज जो आपके टॉपिक के अंदर आपसे रिलेटेड अलग लग रही है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करके ही दूंगा। ये नहीं है कि आपको 20 डगर में छोड़ देंगे। हाँ जी, आपने क्वेश्चन किया, सर ने आंसर नहीं दिया, उसके बाद सर ने इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चन आप लिखकर मुझे भेजते हो या भेजोगे, वो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा कि सर ये हमने पहले ऐसे किया था और अब ऐसे हो रहा है, तो आप बताइए ये चीज अब कैसे करें और कैसे नहीं करनी। ओके, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ते रहिए। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो इसमें आते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट कोई भी चीज हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए, तो यहां तक ये सब करने के बाद समझ में आया ना आप लोगों को? ये आप लोगों ने किया, ये आपका आंसर आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से आप क्या करोगे, टैक्स पेड घटा दोगे प्रीवियस ईयर का। अब याद है ना, कुछ भी ना हो तो वही जुड़ेगा टैक्स, और नीचे ये टैक्स जुड़ेगा और ये टैक्स नीचे घटेगा। दूसरा, ऊपर प्रीवियस ईयर करंट ईयर दो दे रखे हो तो ऊपर करंट ईयर का जुड़ेगा और नीचे प्रीवियस ईयर का घटेगा। नंबर 3, जब आपने टैक्स अकाउंट बनाया तो मेड और पेड होगा। मेड क्रेडिट है तो क्रेडिट वाला प्लस, और पेड डेबिट है, डेबिट वाला माइनस। तो याद रखना, पेड वाला जो आपने निकाला है वो माइनस, मेड जो निकाला है वो प्लस। फिर प्रीवियस ईयर करंट ईयर का कोई काम नहीं है, वो बीडीसीडी ऑटोमेटिक हो गया। यहां पे आप उसको लेस करके टोटल लिख दोगे, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा नेट, अरे ये कहां लिख दिया, आपका आंसर आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया ये? ओके, तो यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मैं आपको काम करवा रहा हूं C3 इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो भी आपको काम करवाया जा रहा है ना, आप उसे एक बार रिवाइज करके जरूर देखिए, इन समों को करने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी इस बुक से अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये चैप्टर +2 के अंदर भी है, तो अपने भाई बहनों की कोई भी पुरानी बुक्स होगी या किसी भी भाई बहन ने अभी बुक क्या गया अभी पेपर दिए हैं तो उसने दे रखी होगी, तो आप उसकी बुक से लेकर इन समों की एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जिससे आपको आगे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, और दूसरी बात, शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनके परफॉर्मा भी मिलते रहते हैं। बैलेंस शीट का परफॉर्मा अपलोड किया जा चुका है पहले से ही, तो आप बैलेंस शीट भी देखिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी शायद आपको उसमें मिलेगा परफॉर्मा, तो वो भी एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों को भी साथ में C3 इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ते रहिए और उसके फायदे के बारे में बताते रहिए। गुड बाय, जय माता दी, टाटा बाय बाय।